Hello students, we are going to start chapter first crop production and management, its second part. इससे पहले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के कुछ पार्ट्स के बारे में। यहाँ पे हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कशन किया था, क्रॉप के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में पढ़ा था हमने, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। उसके बाद जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के जो हमारे 7 स्टेप्स थे, उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा था हमने कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ज़रूरी क्यों है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए हमें फिर यहाँ पे अभी जो करना है वो है आपका एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इससे पहले का हम सारा कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट से। वही आपको अपनी नोटबुक और पेन के साथ आप बैठेंगे और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगते हैं वो आप साथ में राइट डाउन करते जाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या है? आपके एक तरह से इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है एक तरह के आपके इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए जो आपके इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मतलब इंस्ट्रूमेंट्स में क्या करेंगे हम? सीड्स को ग्रो करवाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? अपनी जो मिट्टी है उसकी लेवलिंग करनी पड़ती है, उसकी खुदाई करनी पड़ती है, उसको हमें टीलिंग करना पड़ता है। तो टीलिंग अपने आप से तो नहीं होगी, हमें क्या करना पड़ेगा? सोइल के छोटे छोटे पीसेस जो क्लम्स होते हैं उसको तोड़ना पड़ता है ताकि जो हमारी यील्ड हो वो क्या हो? बेटर हो। तो इसको करने के लिए, सोइल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या है? वेरियस टूल्स हैं। तो टूल्स के बारे में बात करेंगे हम, कौन कौन से टूल्स हैं इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे हम। सबसे पहले टूल है जो एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, वो है हमारा प्लो, फिर उसके बाद हो, फिर उसके बाद आपका कल्टीवेटर। प्लो के बारे में, हो के बारे में और कल्टीवेटर के बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। तो सबसे पहले आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ कल्टीवेटर, प्लो और हो की। सबसे पहले आप देखिए आपके सामने जो पिक्चर है ये है आपके प्लो की। प्लो एक हमारा एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करते हैं हम पुलिंग और टीलिंग और या प्लोइंग के लिए फील्ड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट, इसी का जो हमारा ये पार्ट है ना, इसी का जो ब्रॉड पार्ट है उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया गया है। ये हमारा प्लो ही है। ये क्या है? हमारा प्लो। उसके बाद सेकंड है हमारा प्लो के बाद जो आपको ये नज़र आ रहा है सामने, इसको बोलते हैं हम हो। ये भी क्या हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट ही है ये। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कल्टीवेटर। तो अभी इन तीनों के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हो के बारे में। हो के बारे में देखिए, सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे? एक जो हमारा हो है उसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लो शाफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है ये कि आपका प्लो शाफ्ट। इसके बाद जो आपका ये मुड़ा हुआ जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लो शेयर। प्लो शेयर क्या करता है? जमीन के अंदर जाके जमीन की क्या करता है? ये खुदाई करता है। यहाँ से आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा कौन सा? हमारा प्लो शेयर, जो किसके अंदर जाएगा? मिट्टी के अंदर जाएगा और मिट्टी को क्या करेगा? उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ेगा। और उसके बाद जो आपका ये वाला हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लो शाफ्ट बोलते हैं, लकड़ी का, या फिर ज़्यादातर ये लकड़ी का यूज़ करते हैं हम, वुड का बना होता है ये वाला हिस्सा आपका ये है। और जो आपको यहाँ पे ये हिस्सा नज़र आ रहा है ये है इसका हैंडल पार्ट। क्या है ये? इसका हैंडल पार्ट। उसके बाद आपका इसको हम बोलते हैं, जो आपको 2 बुल्स नज़र आ रहे हैं इस हिस्से को हम बोलते हैं बीम। क्या है ये? बीम। इसके अंदर क्या होगा? आपका हैंडल पार्ट होगा और एक इसका आपका प्लो शाफ्ट जो बोलते हैं प्लो शाफ्ट पार्ट आपको ये नज़र आ रहा है। और नीचे वाला पार्ट क्या है? प्लो शेयर पार्ट। और जो प्लो शेयर पार्ट है वो मिट्टी के अंदर क्या करता चलेगा? खुदाई करता चलेगा। तो आपको इस पिक्चर से नज़र आ रहा होगा कितने बुल्स या जो भी एनिमल्स हम यूज़ करेंगे वो हमेशा क्या होंगे? पेयर्स में होंगे प्लो का यूज़ करने के लिए। और इन प्लो को मतलब इससे बुल से काम करवाने के लिए पीछे आपको क्या नज़र आ रहा है? एक ह्यूमन बीइंग नज़र आ रहा है, मतलब एक पर्सन की भी जरूरत होगी हमें ये काम करवाने के लिए। अब डिस्कस करते हैं इसका जो भी हमारा स्ट्रक्चर है प्लो का। तो सबसे पहले देखिए क्या है प्लो। क्या है? एंशिएंट टाइम्स के क्या किस काम आता है ये? टीलिंग ऑफ द सोइल। सोइल को टिल करने के लिए, मतलब जुताई करने के लिए, खुदाई करने के लिए। इसके अलावा इसका और क्या काम है? एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप। ये सारा किसका वर्क है? जैसे क्वेश्चन निकल के आया, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द यूजेज ऑफ प्लो। प्लो का यूज क्या है? टिलिंग द सोइल। उसके बाद एडिंग द फर्टिलाइजर टू द क्रॉप। जो भी हमारी क्रॉप है अगर उसके अंदर हमें फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करने हैं तो भी हम किसका यूज करते हैं? प्लो का यूज करते हैं। इसके अलावा प्लो का और क्या यूज है? रिमूविंग द वीड्स। वीड्स आपको पता है अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ
ऑटोमेटिकली उग जाते हैं। जैसे कि मान लिया हमने वीट उगाया है और वीट के साथ आपका मस्टर्ड उग गया है, तो वीट के साथ जो मस्टर्ड उगा है वो हमारा क्या होगा, वीट क्रॉप के लिए एक वीट की क्रॉप के लिए वीट का काम कौन करेगा यहाँ पे, हमारा मस्टर्ड प्लांट। और इसके अलावा प्लो का क्या काम है, टर्निंग द सोइल, सोइल को पोरस बनाने के लिए। तो ये सारा क्या है आपका जो फंक्शन है आपके प्लो के। उसके बाद है ये किसका बना होता है, वुड का बना होता है। और वुड के अलावा मैंने भी आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, पेयर ऑफ बुल्स होते हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं। बुल के अलावा आप कोई दूसरे एनिमल भी यूज कर सकते हैं, हॉर्सेस और कैमल्स। आपने देखा भी होगा, बुल वगैरह तो मोस्टली देख ही लिया होगा आपने कि बुल से हम ऑपरेट करते हैं इसको, प्लो को। और इसके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लोशेयर। अभी मैंने आपको बताया था जो हिस्सा इसका कहाँ पे जाता है, जमीन के अंदर जाता है, वो किसका बना होता है, आयरन स्ट्रिप का बना होता है और वो स्ट्रॉन्ग होता है। और वही क्या करता है, मेन जो खुदाई का काम है मिट्टी का, वही काम करेगा हमारा प्लोशेयर। उसके बाद है प्लो शेयर के बाद आपका प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट क्या है, ये भी मेन पार्ट है आपका प्लो का, और जिसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, वुड का एक लंबा सा लॉग होगा आपका, और जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट के एक हिस्से पे क्या होता है, हैंडल होता है, वो बता दिया था मैंने पीछे आपको डायग्राम के अंदर। और जो इसका दूसरा हैंड है वो किससे अटैच होता है, बीम। और जो बीम किसके ऊपर रखी जाती है, बुल की नेक्स के ऊपर रखी जाती है, गर्दन के ऊपर रखी जाती है। और एक पेयर ऑफ बुल का यूज करेंगे और एक मैन का यूज होगा इस प्लो को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउअडेज। इंडिजीनियस जो मतलब जो पुराने टाइम के अंदर जो हमारे वुडन प्लो थे, जो लकड़ी के प्लो थे, वो किससे रिप्लेस किए जा रहे हैं मॉडर्न टाइम के अंदर, आयरन प्लो के साथ। अब उसके बाद सेकंड है आपका हो क्या है, एक सिंपल टूल है, ये भी आपका किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोइल के लिए। इसके अलावा इसका यूज़ है आपका रिमूविंग ऑफ वीड्स, वीड्स को रिमूव करने के लिए, और फॉर लूजनिंग द सोइल, मतलब सोइल प्रिपरेशन के लिए यूज़ करेंगे हम, वीड्स को रिमूव करने के लिए और सोइल को लूज बनाने के लिए। और आपको जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, लूज सोइल से क्या फ़ायदा होगा, हमारी जो रूट्स होंगी वो प्रॉपर अंदर डेप्थ के अंदर जाएंगी, और जिसकी वजह से जो उनकी ग्रोथ होगी, जो ब्रीदिंग रेट होगा, वो क्या होगा, अच्छा होगा। और जो आपका हो है ये किस चीज़ का बना होता है, ये एक लॉन्ग रोड होती है, किस चीज़ की, वुड की या फिर आयरन की। और इसके एक बार आपको मैं इसका डायग्राम दिखा देती हूँ, डायग्राम से आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा ये हो। ये देखिए, ये आपको किसका डायग्राम नजर आ रहा है, यहाँ पे होगा। इसमें देखो ये जो आपकी ये वाली है, ये वाला हिस्सा है, ये आपका जो रोड हिस्सा है, ये किसका बना हो सकता है, आपका लकड़ी का भी बना हो सकता है और ये आपका आयरन का भी बना हो सकता है। इसके बाद जो नीचे वाला आपको बेंट पार्ट, ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है बेंट पार्ट, इसको बोलते हैं हम बेंट प्लेट। और बेंट प्लेट का ही काम क्या होता है, मिट्टी को क्या करना, लूज करना। इसके अलावा इसके कुछ एक पार्ट और दिख रहे हैं आपको, ग्रिप नजर आ रहा है, यहाँ पे हैंडल पार्ट नजर आ रहा है, और ये है इसका बीम। और इसको ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एनिमल्स की जरूरत पड़ेगी हो को ऑपरेट करने के लिए। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारा होगा। पीछे इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, ये क्या है, अभी हमने बात की थी, एक सिंपल टूल है जिसका काम होता है वीड्स को रिमूव करना और सोइल को लूज करना। किसका बना होता है, ये वुड का भी बना हो सकता है और आयरन का भी बना हो सकता है। और जो इसके नीचे वाला हिस्सा है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रॉड होता है, बेंट प्लेट होती है जो किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है। अभी मैंने बताया था ना, जो मेन हिस्सा जो लूजनिंग ऑफ सोइल को करने के लिए यूज करते हैं, वो आपका इसकी जो नीचे वाला नाम था हमारा बेंट प्लेट। अब और उसके बाद हमने बात किया था इसको पुल किससे किया जाता है, एनिमल से। उसके बाद नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर तो आपने देखा ही होगा अभी सभी ने। कल्टीवेटर को ऑपरेट करने के लिए आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे ट्रैक्टर नजर आ रहा है, और पीछे जो आपको ये मशीन जो ये पार्ट नजर आ रहा है, ये क्या है आपका कल्टीवेटर। और यही क्या करता है, मिट्टी के अंदर जाके और मिट्टी की क्या करता है, खुदाई करता है, टिलिंग का काम करता है। और ये किससे चलाया जाता है आपका, ये ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर है। इसका फायदा क्या होगा, एक तो आसानी से प्लोइंग होगी हमारी, और इसमें जो हमारा लेबर टाइम है, जो लेबर है वो आपको कम यूज करना पड़ेगा, और जो टाइम है आपका वो भी क्या होगा, बचेगा टाइम भी आपका, मतलब टाइम सेव होगा आपका, लेबर भी आपको कम यूज करने पड़ेंगे और आपका टाइम भी इसमें क्या होगा, आपका कम लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सोइल को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लूज करना है, किन किन इम्प्लीमेंट्स का या किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके सोइल को हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है, जिसके लिए हमने ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर की बात की है, हो की बात की है और प्लो की बात की है। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका, सोविंग। सोविंग का मतलब क्या है, बिजाई। मतलब आपने क्या किया, मिट्टी को तो आपने प्रिपेयर कर लिया है, मिट्टी को प्रिपेयर करने के बाद मेन इंपॉर्टेंट काम क्या आएगा हमारा, हमें सीड्स को
उगाना है, सीड्स को हमें डालना है मिट्टी के अंदर। तो सीड्स जो सोविंग पार्ट है वो भी क्या हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का। इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि जब तक आप सीड नहीं डालोगे तो आगे क्या होगा हमारा, आगे हमारे फील्ड के अंदर हमारे पास यील्ड वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो सोविंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें सीड्स का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो सीड्स कैसे सिलेक्ट करने पड़ते हैं हमें, एक तो अच्छी क्वालिटी के सीड हो, क्वालिटी वुड बी बेटर, क्लीन हो, साफ सुथरे हो, हेल्दी सीड हो, और उसको हम क्या बोलेंगे, और वैरायटी जो हो हमारे सीड की वो भी क्या हो, अच्छी हो। तो इन सभी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे सोविंग करने से पहले। मतलब एक तरह से हमें चुनाव करना है कि किस तरह के सीड्स को हमें अपनी फील्ड के अंदर डालना है। और हमें पता है, क्योंकि हमें यील्ड क्या है, हमें उपज क्या है, ज़्यादा चाहिए। तो उपज ज़्यादा हमें कब मिलेगी, जब हमारे सीड्स क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सोविंग जो स्टेप है उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो उसमें देखिए इसके बाद सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड में एक एक्टिविटी बताई गई है आपको। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है आपको, कि जैसे कि आपने भी देखा होगा, जैसे आपके पास कुछ एक ग्राम सीड या कोई भी सीड ले लिया आपने, उसको आपने क्या किया, पानी के अंदर डाल दिया, एक ग्लास के अंदर पानी फिल कर लिया, पानी के अंदर डाल दिया है। तो पानी के अंदर जैसे ही आप सीड्स को डालेंगे तो कुछ एक सीड, उसके ज़्यादातर सीड्स नीचे बैठ जाएंगे और कुछ एक सीड पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या हुआ कि कुछ एक ने पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर दिया है और कुछ एक आपके अंदर सेटल डाउन हो गए हैं। तो ये क्या रीज़न है कि जो आपके फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर, वो सीड्स कैसे हैं, हल्के हैं। हल्के मतलब क्या है, उनकी जो हेल्दी है वो थोड़ा कम है, और जो हमारे नीचे बैठ गए हैं वो क्या है, ज़्यादा हेल्दी है। तो हमें सीड को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीड को पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से इनमें से हेल्दी सीड है और कौन से सीड हेल्दी नहीं है। जो हेल्दी नहीं है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट चेक कीजिए एक्टिविटी में आपका, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर एंड प्लेस अ हैंड्सफुल। ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हो। आपको एक बीकर लेना है, उसके अंदर आधा गिलास आपको मतलब पानी का डालना है, और उसके अंदर आपको क्या करना है, व्हीट सीड डालनी है, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना है। तो आपको इसके अंदर क्या नजर आएगा कि कुछ सीड्स हमारे फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर, और कुछ सीड्स हमारे सिंक कर जाएंगे। सिंक का मतलब होता है डूबना, और फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना। सिंक कौन करेंगे, जो हैवी होंगे, और फ्लोट कौन करेंगे, जिनका वेट क्या होगा, लाइट होगा, मतलब जिसका वेट क्या होगा, कम होगा। अब देखो ये क्या रीज़न है कि जो हमारे सीड ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, हमारे जो सीड डैमेज हो जाते हैं, जिसको इंसेक्ट वगैरह खा जाते हैं, तो वो हल्के हो जाते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं, होलो हो जाते हैं वो सीड्स। तो जो होलो होंगे, जो हल्के होंगे, जिनका मास कम होगा, तो वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएंगे, पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगे वो। और हमें क्या करना है, उन सीड्स को हटा देना है, और जो नीचे हमारे सीड्स सिंक किए हमें उनको यूज़ करना है फॉर फर्दर अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए। तो एक ये सबसे अच्छा मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अच्छे जो सीड्स है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और डैमेज सीड को हटा सकते हैं। और उसके बाद है आपका सोविंग करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स यूज़ करते हैं हम। जैसे आपने देखा होगा ना, खेतों के अंदर क्या करते हैं हम, कई सारे फार्मर है हाथों से ही सीड डाल देते हैं। लेकिन हाथ से सीड डालना तो क्या होगा, उसके अंदर कहीं पे सीड ज़्यादा डलेंगे और कहीं पे सीड क्या होंगे, कम डलेंगे। तो आपको यही मेथड बताए गए हैं, यहाँ पे टूल्स बताए गए हैं कि किन टूल्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, सोविंग ऑफ सीड्स कर सकते हैं। तो एक तो आपके पास यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल आपको नजर आ रहा है, और दूसरा इसके अंदर हम करेंगे यहाँ पे सीड ड्रिल मशीन। ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये है आपकी सीड ड्रिल मशीन। और एक है आपका यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल टूल भी बताएंगे आपको। ट्रेडिशनल टूल के अंदर क्या है, जो हमारे पहले ट्रेडिशन में हम पहले इसको यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल टूल्स को, जिससे हम क्या करते थे, सीड्स को सो करते थे। और इसके अंदर होता क्या है मेन, आप इसके फिगर के अंदर देखिए, एक फनल शेप, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे फनल शेप, एक फनल शेप हमारे पास टूल है, और नीचे इसमें से क्या होती है, 2-3 पाइप निकल के आती हैं, और जो पाइप है वो नीचे से क्या होती है, बिल्कुल नुकीली होती हैं वो, और पर्च करती चलती हैं वो किसको, सोइल को। और इसके अंदर हम जो फनल है इसके अंदर हम किसको फिल कर देते हैं, सीड्स को फिल कर देते हैं। और सीड्स हमारे फनल के थ्रू जो पाइप लगी हुई है नीचे, उससे कहाँ जाएंगे, हमारे मिट्टी के अंदर। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये है हमारे जो भी हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल टूल है फॉर सोविंग सीड्स। अब 1 बाय 1 चेक कीजिए इसके अंदर क्या बताया हमने।
ट्रेडिशनल मेथड है ये। इसके अंदर क्या होता है, टूल हमारा किस शेप का होता है, फनल शेप का होता है। और उसके अंदर क्या होता है, सीड्स को डाल दिया जाता है किसके अंदर, फनल शेप की जो भी आपका है उसके अंदर डाल दिया जाएगा। और फनल से वो कहाँ पास डाउन हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। और नीचे क्या होती है आपकी 2 या 3 पाइप होती हैं। और उनके पाइप के जो एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। और अगर वो शार्प है तो वो क्या करेंगे, पर्च करेंगे किसके अंदर, सोइल के अंदर। और क्या कर देंगे, जो भी आपने सीड्स फनल के अंदर डाले थे उसको कहाँ डाल देंगे, वो मिट्टी के अंदर। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल टूल के बारे में। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका सीड ड्रिल मशीन। देखो सीड ड्रिल मशीन, आपको ये फोटो नजर आ रहा है यहाँ पे, ये सीड ड्रिल मशीन है। इसका यूज़ अब करते हैं हम इस टाइम पे मॉडर्न डेज के अंदर सीड ड्रिल मशीन का। इसके अंदर क्या होगा आपका, इसको यूज़ करने के लिए हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू हम सीड ड्रिल मशीन को यूज़ करके उसके सीड्स को डालते हैं मिट्टी के अंदर। फ़ायदा क्या है सीड ड्रिल मशीन का, एक तो इसके अंदर क्या होगा हमारे, जैसे जैसे एक सीड यहाँ डला है, एक यहाँ डला है, एक यहाँ डला है, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे मतलब ओवर क्राउडिंग नहीं होगी हमारे सीड्स की। ये इस तरह से डालती है सीड्स को कि सीड्स एक प्रॉपर डिस्टेंस से डलते हैं। और इसके अलावा जो सीड्स हमारे डेप्थ के अंदर जाते हैं, जो मिट्टी के अंदर, देखो सीड बिल्कुल ऊपर भी नहीं पड़े रहने चाहिए मिट्टी के ऊपर। अगर मिट्टी के ऊपर पड़े रहेंगे तो क्या होगा, उनको जो मिनरल्स वगैरह हैं, जो जर्मिनेशन करने के लिए जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी। और क्या हो सकता है कि कोई भी हमारा इंसेक्ट वगैरह उसको उठा के क्या कर जाएगा, सीड को खा जाएगा। तो इससे तो हमारा सीड जो हमने डाला है मिट्टी के अंदर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो सीड ड्रिल मशीन क्या करती है, जो इसका मेन काम है यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, एक प्रॉपर वे में इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ पे सीड्स को क्या करती है, सो करती है। और ये क्या है, इसके जो सीड्स है उसको क्या कर देती है, ये मिट्टी से कवर भी कर देती है। मतलब एक तरह की इस तरह की मशीन आपकी एक प्रॉपर डेप्थ में डालेगी, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे डालेगी, और साथ में क्या करेगी, सीड को मिट्टी से कवर भी कर देगी। इसका फ़ायदा क्या होगा, मिट्टी से कवर करने के बाद जो भी हमारे बर्ड्स वगैरह हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे, हमारे सीड्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। और क्या फ़ायदा हमारे सीड ड्रिल मशीन का, इससे हमारा टाइम बचेगा और इससे हमारा लेबर भी बचेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी हमारे मेथड्स हैं सोविंग करने के लिए, जो टूल्स हैं हमारे, वो हमने बताया। एक तो आपका ये ट्रेडिशनल मेथड हमने किया है जिसमें हम फनल शेप टूल यूज़ करते हैं, और दूसरा क्या है हमारा सीड ड्रिल मशीन। उसके बाद नेक्स्ट एक एक्टिविटी बताई गई है आपको। एक्टिविटी में जैसे कि अभी एक्टिविटी आपके पैडी फील्ड से रिलेटेड है। आपने देखा होगा धान को क्या करते हैं हम, ऐसे ही उसके सीड ग्रो नहीं करवाते, ऐसे जैसे कि उसको या सीड ड्रिल मशीन से या ट्रेडिशनली उसको यूज़ कर ले हम। उसकी पहले एक नर्सरी तैयार की जाती है, सीड्स की नर्सरी तैयार करके फिर जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं हमारे, और उस प्लांट्स को वहाँ से निकाल के फिर उसको कहाँ पे लगा दिया जाता है, फील्ड के अंदर लगा दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारी जो पैडी प्लांट की जो नर्सरी होगी उसके जो सीडलिंग्स होते हैं उसको कहाँ डाल दिया जाएगा, हमारा जहाँ पे भी फील्ड के अंदर हमें मैनुअली लगाना पड़ता है। उसमें देखा भी होगा आपने धान लगाते हुए, तो पहले नर्सरी रेडी की जाती है, उसके बाद मैनुअली उसको क्या किया जाता है, प्लांट को लगा दिया जाता है। सीडलिंग बोलते हैं उसको हम, क्योंकि वो क्या है, छोटा ही बेबी प्लांट ही है, वो काफ़ी बड़ा नहीं है। अब उसके बाद है आपका, जब भी हम इस तरह से मेथड यूज़ करते हैं नर्सरी वगैरह, इसको नर्सरी बोलते हैं हम। तो नर्सरी में क्या होगा, एक तो क्या होगा, जो हमें प्लांट है वो ओवर क्राउडिंग नहीं होंगे। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या है कि उसमें हम एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्सलिंग को लगाएंगे, और जितने भी प्लांट्स है अगर उनके बीच में ओवर क्राउडिंग नहीं होगी तो उनको कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा न्यूट्रिएंट्स के लिए और किस चीज़ के लिए, और उनको जो भी वाटर है या सनलाइट है उसके लिए कोई भी उनको कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। तो यही बताया गया आपका, जो नर्सरी वगैरह में हम जो सीडलिंग प्रिपेयर करते हैं क्या फ़ायदा होता है, उससे उनको सफिशिएंट सनलाइट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, वाटर मिलेगा, कहाँ से, सोइल से। तो इसलिए ओवर क्राउडिंग से हम क्या कर सकते हैं, नर्सरी का यूज़ करके बच सकते हैं। अब उसके बाद है हमारा, हमने क्या किया है, सोइल को प्रिपेयर कर लिया है, हमने सोविंग स्टेप को यूज़ कर लिया है। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है, सीड्स को सो करने के साथ साथ हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स भी ऐड करने पड़ते हैं फील्ड के अंदर। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड क्यों करते हैं, देखो जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हमने रोटी खा ली है, लेकिन इसके अलावा क्या है, हम और सप्लीमेंट्स भी तो लेते हैं हम साथ में, जैसे बोर्नविटा ले लिया, हॉर्लिक्स ले लिया, क्या है इसके अंदर, एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं, या फिर प्रोटीन्स यूज़ कर लिया हमने, फ्रूट्स खा लिए हमने। तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा सोर्स है हमारे न्यूट्रिएंट्स का। तो जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो हमारी क्रॉप लेगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और न्यूट्रिएंट्स की हमारे
क्रॉप को ज़रूरत होती है, और वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो जो भी सब्सटेंस ऐड किया जाता है सोइल के अंदर, जिससे प्लांट्स को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। और जिससे क्या होगी, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, मैन्योर क्या है, फर्टिलाइज़र क्या है, किस तरह से इनको प्रिपेयर किया जाता है, क्या इनके बीच में डिफरेंस है। तो ये सब इस बारे में बात करेंगे अभी हम। अब देखिए, सबसे पहले सोइल सप्लाई करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्रॉप प्लांट्स के लिए, जिससे क्या होगा, हमारे क्रॉप प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी। लेकिन क्या करें, अगर हम जैसे मान लिया कि हम क्या करते हैं कि अभी हमने एक क्रॉप लगा लिया, जैसे भी हमने वीट की कटाई चल रही है हमारी, फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पैडी धान बो देंगे, फिर दोबारा से वीट, फिर धान, ऐसे करते करते क्या होता है, हमारी जो सोइल है उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर पाए, वो रीबैक कर पाए। तो इससे क्या होगा, जैसे अभी हमने एक क्रॉप लगाई है, तो क्रॉप कटाई, फिर दूसरी लगा दी है, फिर तीसरी क्रॉप, हम ऐसे करते जा रहे हैं, तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसकी क्या होती जा रही है, हमारे फील्ड के अंदर कमी होती जा रही है। तो हम कैसे इन न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन कर सकते हैं सोइल के अंदर, तो कैसे कर सकते हैं, एक तो सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास, सम टाइम के लिए हम क्या कर देंगे, अपनी फील्ड को अनकल्टिवेटेड, वी मस्ट लेफ्ट आवर फील्ड अनकल्टिवेटेड या फैलो, फैलो का मतलब है खाली छोड़ देंगे हम, उसके अंदर कुछ लगाएंगे ही नहीं, हम अनकल्टिवेटेड छोड़ देंगे हम फील्ड को। लेकिन ऐसा तो हम नहीं करते हैं कि फील्ड को भी अनकल्टिवेटेड छोड़ दें, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिबैक हो जाएंगे हमारे सोइल के अंदर। तो देखो क्या करते हैं, तो हमें अगर कल्टीवेशन को कंटिन्यू करना है और क्रॉप भी हमें अच्छी लेनी है, हमें फील्ड को भी खुला नहीं छोड़ना है, मतलब हमें फैलो नहीं रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्योर्स ऐड करने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे अपने फील्ड के अंदर, ताकि हमारी जो क्रॉप यील्ड है वो क्या हो सके, अच्छी हो सके। तो फील्ड के अंदर मैन्योर्स को ऐड करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, मैन्योरिंग। और मैन्योरिंग से क्या होगा, हमारे प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी, अच्छी होगी। अब हम बात करेंगे, जो हमने मैन्योरिंग के अंदर मैन्योर ऐड करी है, वो मैन्योर एक्चुअल में है क्या चीज़। मैन्योर है आपका इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जितने भी हमारे जो भी जिंदा चीज़ें हैं, प्लांट है, एनिमल है, इनका जो भी वेस्ट है, जो भी इनका वेस्ट है, वो एक तरह से क्या कहलाया जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे मान लिया हमारे घर पे किचन का जो वेस्ट है, जो किचन का वेस्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, मैन्योर बोल सकते हो। लेकिन कब बोलोगे, जब उसको आप क्या करोगे, एक पिट वगैरह को खोद के, और उसके अंदर वो जो भी आपके पास वेस्ट थे उस पिट के अंदर डालना है आपको, और उसको कवर कर देना है। फिर 10-15 दिन के बाद जब आप उस पिट को ओपन करेंगे, तो जो भी आपने वेजिटेबल या जो भी किचन वेस्ट डाला था उसके अंदर, वो आपको क्या मिलेगा, एक तरह से मैन्योर रेडी मिलेगा। तो एक आप बोल सकते हो मैन्योर है क्या चीज़, एक तरह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक का मतलब प्लांट या फिर एनिमल का ही वेस्ट है वो। और जो कैसे रेडी किया जाता है, मैन्योर बनता कैसे है, वो खाद बना कैसे है, जो भी हमारे प्लांट और जो एनिमल का वेस्ट है उसको कौन गलाता सड़ाता है, हमारे माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में जैसे कि बैक्टीरिया हो गई, फंगस हो गई, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब गलना सड़ना, और हमारा जो भी हमारा वेस्ट था उससे क्या रेडी हो जाना, मैन्योर, खाद रेडी हो जाना। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फील्ड के अंदर डालने को बोलते हैं मैन्योरिंग। हम क्या करेंगे, जो भी अभी मैंने बताया था कि ये किस वजह से होता है, हमारा जो मैन्योर बनता है डिकम्पोजिशन की वजह से। डिकम्पोजिशन किसका, जो भी वेस्ट आपने डाला है, और डिकम्पोजिशन करता कौन है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद लास्ट में इन्होंने बोला वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी का मतलब होता है आपका अर्थवॉर्म, कंपोस्टिंग मतलब जो आपने कंपोस्ट रेडी किया है, जो आपने खाद रेडी किया है। अगर आपका जो डिकम्पोजिशन है, वेस्ट का डिकम्पोजिशन, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है आपका, एनिमल का वेस्ट है, अगर उसका डिकम्पोजिशन आपके अर्थवॉर्म करते हैं, तो उससे जो कंपोस्ट रेडी होगा उसको हम क्या बोल देंगे, वर्मी कंपोस्टिंग। तो इसको हम केचुओं की खाद भी बोलते हैं। और आप में से किसी ने ऑब्जर्व भी किया होगा कैसे इसको बनाया जाता है। जो भी हमारा अर्थवॉर्म का जो वेस्ट है वो हम एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं इसके अंदर। जो अर्थवॉर्म क्या करेंगे, जो भी हमने प्लांट वेस्ट था उसके अंदर हमने मैन्योर डाल दिए हैं, एनिमल वेस्ट के अंदर हमने मैन्योर डाल दिए हैं, अर्थवॉर्म डाल दिए हैं। तो अर्थवॉर्म क्या करेंगे, उस वेस्ट को खाएंगे, और फिर जो हमारे अर्थवॉर्म का वेस्ट होगा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, हमारे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग।
एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में क्या है, आपको क्या करना है, आपको मूंग के जो सीड्स हैं उनको जर्मिनेट करना है। उससे आपको एक सीडलिंग प्लांट बना लेना है, मतलब बेबी प्लांट बना लेना है आपको। फिर आपको 3 वेसल्स लेने हैं, A, B और C, उनके ऊपर आपको मार्क कर देना है। कोई भी आपके पास वेस्ट पड़ा हो ऐसे कोई भी कंटेनर, तो उसमें आपको क्या करना है, मिट्टी डालनी है आपको, हाफ हाफ फिल कर लेना आपको मिट्टी के साथ। फिर उसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपके पास बेबी प्लांट थे जो मूंग की दाल के, वो तीनों आपको उस मिट्टी के अंदर लगा देने हैं, एक A के अंदर, एक B के अंदर और एक C के अंदर। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपके पास A है, A के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा खाद डाल देना है, मतलब जैसे कि गोबर वगैरह या जो भी एनिमल का वेस्ट है, जो किचन वेस्ट है, आप थोड़ा सा वो डाल देंगे उसके अंदर। और जो B है, B के अंदर आप क्या करेंगे, B के अंदर आप डाल देंगे इसके अंदर जो भी आपके फर्टिलाइजर है, जैसे यूरिया वगैरह है, यूरिया डाल दिया आपने। और जो C कंटेनर है, C कंटेनर के अंदर आपको बस मिट्टी ही रखनी है, उसके अंदर ना तो आपको कोई प्लांट वेस्ट डालना है, ना ही उसके अंदर आपको कोई फर्टिलाइजर डालना है। फिर आपको 10 दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद जो प्लांट आपने जो सीडलिंग उनके अंदर लगाए हैं उनकी ग्रोथ चेक करनी है। आप गैस कीजिए कि किसकी ग्रोथ अच्छी होगी। आपको पता ही है कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं और मैन्योर्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। और क्रॉप को ग्रोथ करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स किसके अंदर होंगे, फर्टिलाइजर्स के अंदर होंगे। तो जो आपका बी सेटअप है, जो आपका बी है, बी के अंदर क्या होगा, आपका सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आपको नजर आएगी। यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी बी कंटेनर के अंदर। और जो ए कंटेनर है, बी के कंपैरिजन में ग्रोथ थोड़ी कम है, और सी कंटेनर में जो ग्रोथ है वो सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा ओनली सोइल है। और यहाँ पे क्या है, हमारा सोइल प्लस फर्टिलाइजर। और इस कंटेनर में क्या था, हमारा सोइल प्लस मैन्योर। तो ज़्यादा अगर आपको फास्ट ग्रोथ करवानी है तो हमें क्या डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। लेकिन फर्टिलाइजर डालने के बहुत सारे नुकसान भी है, सोइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा बेटर हमारे लिए कौन होगा, फर्टिलाइजर होगा या फिर मैन्योर होगा, और ज़्यादा बेटर क्यों होगा। ये एक्टिविटी एक बार आप सेल्फ रीड कर लेंगे और इसमें आप फिर इसको जो भी इसका कंक्लूजन है आपको इस एक्टिविटी का लिखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, अभी तक हमने बात की थी मैन्योर के बारे में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एनिमल प्लांट के वेस्ट से रेडी करते हैं हम उसको, डिकम्पोजिशन प्रोसेस से रेडी करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ गए आपके पास, मैन्योरिंग क्या है, मैन्योर्स क्या होते हैं, मैन्योर्स को किस प्रोसेस से रेडी करवाया जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। वहाँ पे हमने किया था ऑर्गेनिक सब्सटेंस मैन्योर के अंदर, और ये क्या केमिकल, केमिकल मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर जो रेडी किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर। और इसके अंदर हमें हम खुद फिक्स करते हैं कि हमें कौन सा केमिकल ऐड करना है, कौन सा हमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा ऐड करना है। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, मतलब इनके अंदर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होता है, हमें पता होगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमें ज़्यादा डालना है, वही इसके अंदर हम डालेंगे। तो ये क्या होंगे, हमारे मैन्योर से क्या होंगे, अलग होंगे। आगे हम नेक्स्ट इसका करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस भी। पहले हम फर्टिलाइजर्स के बारे में डिटेल में करेंगे। अब देखिए, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया आपका कि फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल बताइए। यूरिया, अभी मैंने बोला था ना कि बी कंटेनर के अंदर हमें क्या डालना है, यूरिया डालना, और यूरिया इज अ फर्टिलाइजर। यूरिया के अलावा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट भी क्या है, एक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है आपका सुपर फॉस्फेट, ये भी एक फर्टिलाइजर है। पोटाश भी एक फर्टिलाइजर है। एनपीके, एनपीके की फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो ये सारे क्या हैं आपके, दीज ऑल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द फर्टिलाइजर। वो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस। अब क्या है उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फर्टिलाइजर से फार्मर्स को क्या फ़ायदा होगा इसका, कि जो क्रॉप की यील्ड है वो क्या होगी हमारी, अच्छी होगी। क्रॉप यील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारी। और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमारे सोइल की फर्टिलिटी क्या है, बहुत ही कम है। तो वहाँ से हम फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करके सोइल को क्या करवा सकते हैं, वहाँ से उससे फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन ये भी नहीं कि हमने उसको फिक्स ही कर दिया, अगर एक बार हमने फर्टिलाइजर डाल दिए हैं तो हर बार हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें बार बार फर्टिलाइजर्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या नुकसान है इनका, क्या हमें क्यों बार बार फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए, फर्टिलाइजर क्या करते हैं, एक तो ये वाटर पोल्यूशन कोज करते हैं, मतलब पानी के अंदर मिक्स होंगे तो पानी के अंदर क्या ये डिजोल्व हो जाएंगे, तो जिससे क्या होगा,
वाटर पोल्यूशन, क्योंकि जब भी हम फील्ड के अंदर पानी डालेंगे तो फर्टिलाइजर तो हमने ऐड कर ही रखा है, तो वाटर के साथ मिक्स होकर वो क्या करेगा, वाटर को पोल्यूट कर देगा। और इसके अलावा क्या करता है ये, अगर इसको हम बार बार यूज़ करते हैं तो हमारे जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैड मेड द सोइल लेस फर्टाइल, ये सोइल को क्या कर देता है, फर्टिलिटी को कम कर देता है। तो अगर देखो हमें अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक तो हम फर्टिलाइजर यूज़ करें, या फिर हम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करें, या फिर हम अपने फील्ड को क्या कर दे, अनकल्टिवेटेड या फैलो छोड़ दे 2 क्रॉप्स के इंटरवल्स के बीच में। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे यहाँ पे, अपने जो समझ के अकॉर्डिंग लिखेंगे आपको कि आपके अकॉर्डिंग से बेटर क्या होगा, फर्टिलाइजर यूज़ किया जाए, मैन्योर यूज़ किया जाए, या फिर फील्ड को कुछ टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाए। अब उसके बाद है जो हमारे मैन्योर्स हैं, मैन्योर्स का क्या फ़ायदा है। मैन्योर्स क्या करते हैं, एक तो सोइल का टेक्सचर चेंज कर देते हैं, इट चेंजेस द टेक्सचर ऑफ द सोइल, या इम्प्रूव्स कर देते हैं। और जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वाटर की, सोइल की सॉरी, उसको क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। तो ये क्या है, फ़ायदा है हमारे, मतलब हमने पीछे बात की थी ना यहाँ पे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में से ज़्यादा बेटर कौन होगा, ज़्यादा बेटर होंगे आपके मैन्योर, क्योंकि मैन्योर क्या करते हैं, सोइल का टेक्सचर चेंज करते हैं, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं सोइल की, और इसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स है उसको भी क्या करते हैं, रिवर्स बैक करते हैं सोइल के अंदर। इसके अलावा भी हमारे पास एक और तरीका है कि जिससे हमें फील्ड को खाली भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, और हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लेवल को सोइल के अंदर मेंटेन भी रखेंगे। गैस कीजिए आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या है आपका, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि हमें हर साल, हमें हर एनुअली ऐसे फिक्स नहीं करना है कि अभी मेरे को गेहूं ही उगाने हैं, फिर उसके बाद मुझे धान ही उगाने हैं। हर बार ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं चलेगा, हमें अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लिया अभी हमने क्या कर लिया, वीट उगा लिए हैं, उसके बाद हम क्या करें, कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट उगा दे। लेग्यूमिनस मतलब कोई भी दलहन, मतलब दालें वाले प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। तो इसमें क्या होगा, क्रॉप रोटेशन के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, एक बार तो आपको सीजन के अंदर क्या करना है, लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करवाना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप कोई भी दूसरी प्लांट आप ग्रो करवा सकते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो क्यों करवाना है, और हम पहले जो टाइम था हमारा, हम लेग्यूमिनस जो प्लांट है उसको ग्रो करवाते थे एज अ फूडर फॉर द एनिमल्स। जैसे कि जो हरा चारा होता है ना हमारे एनिमल्स के लिए, फूडर का मतलब क्या था, चारे के लिए। तो चारे के लिए हम क्या करते थे, पहले लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करवाते थे। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारे जो रूट्स होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, उसके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यूजेबल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन विच कैन बी यूज बाय आवर प्लांट्स। उस फॉर्म में चेंज करेंगे जिस फॉर्म में प्लांट्स उनको यूज कर सकते हैं। देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा, आपको पता है सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस ही है, लेकिन प्लांट डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। तो क्या करें, क्या कैसे यूज़ करेंगे प्लांट अब उस नाइट्रोजन को। तो हमारे जो लेग्यूमिनस प्लांट है, स्पेशली लेग्यूमिनस के अंदर ही होती है ये हमारी क्वालिटी, बाकी और प्लांट्स के अंदर नहीं होती। लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर क्या होगी, हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनकी रूट के अंदर, नोड्यूल्स के अंदर, और वो बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं ये एक्टिविटी जहाँ पे क्या किया जाता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म में चेंज किया जाता है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता कौन है, आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद नेक्स्ट चेक कीजिए, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसमें क्या है, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट। मतलब इसके अंदर क्या है, आपको बताया था फैक्ट्रीज के अंदर रेडी होता है, ठीक है। तो मैन मेड है ये, और इसके अंदर हम फिक्स करते हैं कि हमें कौन सा इनऑर्गेनिक सोल्ट ऐड करना है, मतलब हमें क्या चीज़, कौन सा मिनरल हमें ऐड करना है, नाइट्रोजन ऐड करना है, फॉस्फोरस ऐड करना है, पोटाशियम ऐड करना है, वो हमारा फिक्स है। तो ये क्या है, मैन मेड है, और कैसे सोल्ट है, इनऑर्गेनिक सोल्ट। और मैन्योर आपको पता ही है, मैन्योर कैसे है, नेचुरल सब्सटेंस है, और ये किससे ऑब्टेन होते हैं, जो भी हमारे प्लांट और एनिमल के जो भी वेस्ट हैं उनकी किस प्रोसेस से, डिकम्पोजिशन प्रोसेस से, उसको हम क्या रेडी करते हैं, मैन्योर्स रेडी करते हैं।
सेकेंड स्टेप पता ही आपको, दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को हम कहाँ प्रिपेयर करते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर करते हैं। और जो मैन्योर्स है उसको हम कहाँ प्रिपेयर करते हैं, फील्ड के अंदर, क्योंकि आपको पता है ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गड्ढा खोदना पड़ेगा, उसके अंदर जो वेस्ट है एनिमल का और जो भी आपके प्लांट का वेस्ट है वो उसके अंदर डंप करना पड़ेगा, हमें कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें फील्ड्स की जरूरत पड़ेगी, ओपन एरियाज की जरूरत पड़ेगी मैन्योर को रेडी करवाने के लिए। फर्टिलाइजर डोंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। सोइल को ये कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाते, बस ये क्या करते हैं कि प्लांट को जो भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे सोइल को किसी भी तरह का कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाएंगे फर्टिलाइजर। लेकिन मैन्योर क्या करते हैं, हमारे सोइल को क्या प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। आपको पता ही है ना कि फर्टिलाइजर तो आपको हर बार डालने पड़ेंगे, लेकिन मैन्योर से तो क्या होगा, आपने एक बार डाल दिए तो 1-2 ईयर्स के लिए आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो किस किस न्यूट्रिएंट के अंदर रिच होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। और जो मैन्योर्स हैं उसके अंदर फिक्स नहीं होता, उसके अंदर डिपेंड करेगा आपने कौन सा वेस्ट लिया, आपने प्लांट वेस्ट लिया है तो जो भी प्लांट वेस्ट के अंदर न्यूट्रिएंट होंगे वही मैन्योर के अंदर होंगे। अगर एनिमल वेस्ट लिया है तो जो एनिमल वेस्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वही आपके मैन्योर के अंदर प्रेजेंट होंगे। और इनके अंदर जो अमाउंट होती है न्यूट्रिएंट्स की वो क्या होती है, लेस होती है। और यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है फर्टिलाइजर्स के अंदर। तो ये किया हमने डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। लास्ट में आपका ये बताया गया है कि एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैन्योर्स के क्या फ़ायदे हैं, क्यों इसको हमें यूज़ करना चाहिए। हम पीछे भी बात कर चुके हैं इसकी। फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेटर मैन्योर को माना जाता है। क्यों माना जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी मतलब अगर फील्ड के अंदर हमने मैन्योर डाल दिया है सोइल के अंदर तो क्या होगा, पानी ज़्यादा होल्ड कर पाएगी आपकी सोइल। नेक्स्ट है, सोइल हमारी कैसी हो जाएगी, पोरस हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा, और भी इजी हो जाएगा सोइल पोरस होने की वजह से। और क्या होगा, मैन्योर डालने की वजह से हमारे बहुत सारे जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं उनकी जो नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे हमने अर्थवॉर्म की बात की थी ना, अगर हमने मैन्योर डाला तो जो हमारा फ्रेंडली का मतलब जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो हमारी मिट्टी के लिए, जो प्लांट के लिए क्या है, ज़रूरी है, तो ऐसे जो माइक्रोब्स हैं उनके नंबर भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे अगर हम फील्ड के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, मैन्योर्स। और ये भी हम कर चुके हैं, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोइल। जो सोइल का टेक्सचर है उसको क्या कर देंगे, ये इम्प्रूव कर देंगे। अब यहीं तक करना था हमें आज। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन क्या है, कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास इरिगेशन के, मॉडर्न या ट्रेडिशनल, जो भी सोर्सेज हैं ये हम बात करेंगे इसमें आगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको नज़र आ रहे हैं हर क्वेश्चन को आपको लिखना है और उसको क्या करना है, लर्न भी करना है। और लास्ट में जाने से पहले मैं बोलूँगी आपको कि आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जितने भी आपको वीडियोज़ हैं आपको उसका पता चलता रहे। और इसके बाद जो भी आपकी 2-3 वीडियोस और बनेंगी इस चैप्टर की, फिर उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।